नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में अब तक नहीं शुरू हुई मूंग की सरकारी खरीद। हरदा में मूंग उत्पादन किसानों ने शुरू किया बेमियादी धरना। खरीद शुरू न होने तक प्रदर्शन करने का ऐलान। प्याज के गिरते दाम से महाराष्ट्र में नासिक के किसान बेहाल। प्याज किसानों ने शुरू किया फोन करो आंदोलन। प्याज की 20 रुपए किलो न्यूनतम कीमत तय करने की मांग। 4 दशक बाद स्कैब रोग की चपेट में आए हिमाचल के सेब बागान। अकेले शिमला में 1000 हेक्टेयर से ज्यादा बाग प्रभावित। फलों में धब्बों से बिगड़ रहा है सेब इकोनॉमी का गणित। और राजस्थान के बाड़मेर में किसानों ने लगाया नकली खाद बेचे जाने का आरोप। कहा अधिकारियों की मिलीभगत से ठगे जा रहे हैं किसान। प्रशासन ने जांच के आधार पर कार्रवाई का दिया भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद न होने से किसानों को खुले बाजार में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। इससे परेशान हरदा के किसानों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। ये धरना भारतीय किसान संघ की अगुवाई में चल रहा है। किसानों ने कहा है कि जब तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू नहीं होती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2019-2020 के लिए मध्य प्रदेश में 23,280 टन मूंग खरीद की मंजूरी दी है, लेकिन अब तक मूंग का एक भी दाना नहीं खरीदा गया है। इससे किसानों को मूंग के लिए घोषित 7,050 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुकाबले हर एक क्विंटल पर 1,500 से 3,000 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले मूंग खरीद में देरी के बारे में पूछे जाने पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल गोदाम खाली न होने को वजह बता चुके हैं। यहाँ सरकार के द्वारा किसानों से वादा किया गया था कि जो ग्रीष्म की मूंग फसल है उसे हम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज तक किसी प्रकार की समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, जिससे किसान लुट रहा है। 2 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है किसान को। इसलिए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। सरकार, जिला प्रशासन, प्रभारी मंत्री। और अब चलते हैं राजस्थान में चना खरीद को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। बुधवार को किसानों ने दुदू विधानसभा के चना खरीद केंद्रों पर किसान चने से लदे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इकट्ठा हुए और सरकार से चने की खरीद किए जाने की मांग की। किसानों ने चना खरीद न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि या तो राज्य सरकार किसानों से उनका चना खरीदे या फिर उन्हें दिल्ली जाने से न रोका जाए। आपको बता दें कि चना खरीद के लिए किसानों ने 23 जुलाई को एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया है। एमएसपी पर चने की खरीद किए जाने की मांग को लेकर किसान इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। जब तक हमारे किसानों का चना नहीं तुलेगा तब तक हम यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे और हमारा आंदोलन यहीं से ही जारी रहेगा। तब तक रहेगा जब तक हमारे किसानों का चना नहीं तुलेगा। हम कल जयपुर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि हमारा जल्दी से जल्दी चना तुलवाए। राजस्थान में किसानों के साथ खाद के नाम पर धोखाधड़ी जारी है। ताज़ा मामला है बाड़मेर जिले का, जहां फर्जी कंपनी के 25 से 30 लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर किसानों को नकली खाद बेच रहे हैं। 15-20 दिनों से ये लोग किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। किसान नेता इस मामले में कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के मुताबिक इस बारे में कई बार कृषि विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों के मुताबिक अब तक नकली खाद के 15 से 18,000 बैग्स बेचे जा चुके हैं, जिनसे किसानों के साथ 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी होने का अनुमान है। फिलहाल किसानों ने स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग को जांच के लिए इस नकली खाद के सैंपल्स दे दिए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने किसानों को मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। खाद बेचने वाले आए मेरे यहाँ और मेरे को बोला कि अच्छी खाद दे दूंगा आपको करके, और 500 रुपया एडवांस लेके गए
और मेरे को थोड़ा शक हुआ कि एक हाथ अच्छी है क्या मालूम करके, तो मैं गड़ा मालानी KVK में गया और वहाँ जाके चेक कराई। उसने बोला आधा घंटा रुको करके उसको बोला, तो वो लोग कट्टा वापस गाड़ी में डाल करके और चले गए। कंपनी के गिरोह के एक सदस्य को भी पकड़ा एवं उस सदस्य को एवं कृषि विभाग कार्मिक के साथ पुलिस थाना गुड़ा मालानी को FIR दर्ज करने के लिए निवेदन किया, लेकिन कृषि विभाग की कंपनी के साथ में मिलीभगत के चलते ना तो FIR दर्ज हुई, ना ही किसानों को कोई जांच हुई और कंपनी के उस कार्मिक को कृषि विभाग ने मिलकर भगा दिया। तो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से जो किसान हैं और किसान संघ के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि जैविक DAP और झूठी सरकारी योजना बताकर नकली खाद बेचने वाले गिरोह को कृषि विभाग ठीक तरह से उन पर नकेल कसे, उन्हें पकड़े, क्योंकि वो मिट्टी को खाद बताकर बेच रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मलानी ज़िला बाड़मेर से डॉक्टर प्रदीप पगारिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पगारिया जी, जो भी शिकायतें आई पहले उनके बारे में बताएं, कहां से शिकायतें मिली नकली खाद की को लेकर? ये पहली शिकायत एक बायतू क्षेत्र से पोखर राम जी कृषक है, प्रगतिशील कृषक है। उन्होंने फोन करके बताया था कि सर हमारे यहाँ पे कोई नकली खाद बेचने के लिए खाद बेचने वाले आए और ये खाद का है तो खरीदे या नहीं खरीदे। तो हमने कहा यार भाई यूं फोन पे तो पता नहीं चलेगा, आप या तो इनसे जो इसका खाद का जो भी सैंपल है और जो इनका मार्का है और जो इनके पास जो भी है खाद बेचने का जो लाइसेंस होगा वो सब लेके आप बताओ या बात कराओ। तो उन्होंने उससे बात की, तो जो बेचने वाले से, तो वो बात करने से मना कर दिया। तो हमने कहा इसका सैंपल लेके आप इसका टेस्टिंग करवाएंगे तो अपन को पूरा पता चल जाएगा, और इनका जो खाद का जो पैकेट है उसमें जो क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो अगर आप इसमें बताते हैं तो अपन इसको बता सकते हैं कि किस तरह से है। फिर दूसरी इसी तरह की शिकायत दोरीमन्ना और हमारे यहाँ पे गुड़ा मलानी के पास आमलियाली आलपुरा गांव है, वहां से भी आए। फिर काश्तकार एक थोड़ा सा सैंपल लेके भी आया था ऑफिस में। तो हमने कहा यार इस सैंपल को देख के तो लगता नहीं कि ये खाद हो सकती है, परंतु अगर इसका पूरा अपन को पैकेट और पूरा इसका वो अगर मिल जाता है तो अपन इसको कुछ अपन बता सकेंगे और इसको आगे भेज के सैंपल को जांच भी करवा सकते हैं कि भाई इसका वास्तव में है या नहीं, या वो जो कंपनी है उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर थैली अपन को पूरी मिल जाए तो अपन उससे बात करके कि भाई इसमें कितना % NPK है, क्या क्या इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो अगर इसमें लिखा हो तो अपन इसको कुछ कह सकते हैं। ये बताइए कि किसानों की शिकायत है कि ये इसको जैविक खाद बताकर और सस्ती खाद किसानों को बेची, और कुछ एक किसान की शिकायत आई है कि उनसे 500 रुपये एडवांस भी ले गए। तो जो इस तरह के जो लोग हैं, जो बोला जा रहा है कि इनका एक गिरोह है वहाँ पर, और 2017 में भी इस तरह के मामले सामने आए, तो इस पर किस तरह की स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और लाइसेंस की किस तरह का प्रोटोकॉल होता है? ये वो सही है कि अगर इस तरह का कोई होता है तो इसको वास्तव में गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि खाद को बेचने के लिए जो है वो उप निदेशक महोदय कृषि विभाग से वो लाइसेंस जारी करते हैं कि भाई वही खाद के लिए अधिकृत विक्रेता है, और कंपनी वालों को भी, और जो भी खाद बेचता है उससे पूरा उसका डिटेल लिखनी पड़ती है कि आपको बेचने से पहले। ये तो गवर्नमेंट की भी दिशा निर्देश है कि जो भी कोई भी चीज बेची जाए और खाद जैसी चीज जो कि वास्तव में पूरे किसान के लिए काम करती है, तो उसपे सब लिखा होना चाहिए कि भाई क्या क्या है इसमें, कितने % क्या क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल है, कितने % है। अगर वो सब लिखा होता और इसके बाद लाइसेंस है या नहीं है बेचने के लिए, तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद ही हर कोई बेच सकता है, क्योंकि ये सीधा जमीन के साथ खिलवाड़ होता है अगर अपन ये सब नहीं लिख के और ऐसे ही खाद बेचते हैं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। सब्जी पकाने से लेकर सलाद तक में इस्तेमाल होने वाले प्याज के दाम अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। आलम यह है कि जो प्याज बीते साल नवंबर-दिसंबर में लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था, अब उसकी न्यूनतम कीमत तय करने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। प्याज के गिरते दाम से परेशान नासिक के किसानों ने
फोन करो आंदोलन शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के नेतृत्व में हजारों किसान प्याज के लिए न्यूनतम कीमत 20 रुपए प्रति किलो तय करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज की मांग में भारी गिरावट आई है। इसका असर प्याज के दाम पर पड़ा है। किसानों को अभी 2 से 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फसल बेचनी पड़ रही है। इससे खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है। प्याज के स्टोरेज की सही व्यवस्था न होने से भी किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। बारिश शुरू होने से प्याज खराब हो रहा है, यानी किसानों को दाम बेहद कम होने के बावजूद उसे हर हाल में बाजार में बेचना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है प्याज को, लेकिन इस तरह से भाव नहीं मिल रहा। वो आज 5-6 रुपये किलो इधर बेच रहा है हम मार्केट में, इसको 20 या 25 रुपये भाव मिलेगा तो ही खर्च निकलेगा। सरकार से यही कहना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। हम हैं किसान, इसको भाव मिलेगा तो ही हमारा पेट चलेगा। कोरोना संकट के बीच जब किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सरकार दलहन तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में सुस्ती दिखा रही है। रबी 2020 खरीद सीजन में केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना के तहत 20 राज्यों में कुल 58,71,000 टन दलहन तिलहन खरीदने की मंजूरी दी थी। इसमें चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी शामिल हैं। लेकिन न्यूज़ वेबसाइट द वायर के मुताबिक अभी तक इसका आधा यानी 29,25,000 टन दलहन तिलहन की खरीद हो पाई है। इसके अलावा 9 राज्य तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई है। इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसमें सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश की है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में कुल 6 लाख टन चना, मसूर, सरसों, सूरजमुखी, उड़द और मूंग खरीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन यहां बीते हफ्ते तक महज 38,817 टन ही खरीद हुई है। पीएसएस योजना को लागू करने में लापरवाही के चलते देश भर में लगभग 40% किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। दलहन तिलहन की बिक्री के लिए 25,79,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 14,20,000 किसानों से ही उपज खरीदी गई। फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने के लिए है, लेकिन कृषि कर्ज के साथ फसल बीमा स्वैच्छिक किए जाने के साथ किसान अब इससे दूर भागने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में लगभग 87% किसानों ने इस बार धान की फसल का बीमा कराने से इनकार कर दिया है। ज्यादातर राज्यों में फसल बीमा का प्रीमियम न काटने की लिखित जानकारी देने की अंतिम समय सीमा 15 जुलाई बीत चुकी है। इसके बाद अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसके आंकड़ों को देखें तो तस्वीर काफ़ी निराश करने वाली है। बीते साल खरीफ सीजन में जहां 1,87,00,000 से ज़्यादा किसानों ने फसल बीमा करवाया था, वहीं इस साल अब तक सिर्फ 79,85,000 किसानों ने ही फसल बीमा को चुना है। सुरक्षा के बावजूद फसल बीमा से किसानों के दूर भागने के पीछे फसलों के नुकसान का क्लेम मिलने में आने वाली परेशानी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। क्लेम का आकलन करने में मनमानी से लेकर भुगतान में देरी प्रमुख वजह है। जानकार न केवल फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार लाने, बल्कि बीमा कंपनियों के काम करने के तौर तरीकों को पारदर्शी बनाने और किसानों के बीच फसल बीमा को लेकर जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को मंडी की सुविधा देने के लिए जगह जगह पर मंडियां बना रही है, लेकिन अफसरों की उदासीनता के चलते लाखों की लागत से बनी मंडियां खंडहर में तब्दील होने की कगार पर हैं। ये तस्वीरें धमतरी जिले के बेलर गांव की मंडी की हैं। इसे 2005-2006 में करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इसके बाद साल 2018-2019 में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से मंडी के 4 दीवारी भी बनाई गई। इसके अलावा गोदाम, भवन और दूसरी सुविधाएं भी जुटाई गई, लेकिन रख रखाव के चलते बारिश के दिनों में यहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मंडी की इस बदहाली पर जिलाधिकारी ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। आज वो मंडी ले बने हमन हा छोटे छोटे रहन तब के जानथन गा
15-20 साल ज़्यादा हो गए हैं, पर वह खंडहर में तब्दील हो गए हैं। अभी 2-3 साल पहले नवा सेट बनाए हैं, लेकिन कोई उपयोग नहीं है। और वहाँ देखे मिलते आसपास में जाबे तब मैं यहाँ वो पारम रथों जानथों तो शराबी मन के अड्डा बन गए हो। शासन प्रशासन की उदासीन रवैया के चलते यहाँ हम लोगों किसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे मंडी अतिशीघ्र खोली जावे और अधिकारियों को निर्देशित कर यहाँ पे उपज मंडी में धान खरीदी किया जाए। अगर प्रशासनिक कर्मी से अगर मंडी नहीं चल रही है तो एसडीएम से मैंने उसमें रिपोर्ट मांगा है कि उसका डिटेल मेरे को रिपोर्ट दें कि प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण तो कहीं मंडी नहीं चल रहा है और किसान अपने उत्पादन को बेचना चाहते हैं या मार्केट का मूल्य ज़्यादा है और वहाँ वो बेच रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा कि क्यों मंडी संचालित नहीं हो पा रही है। मैदानी इलाकों में जहां टिड्डियां और बाढ़ बारिश फसलों के लिए आपदा बने हुए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में सेब में लगने वाला स्कैब रोग, इस रोग ने बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सेब के ऊपर नजर आ रहे ये दाग और धब्बे सिर्फ सेबों के खराब होने की ही नहीं बल्कि बागवानों की बर्बादी की भी निशानी है। सेब में लगने वाले इस स्कैब रोग ने इन दिनों हिमाचल प्रदेश में किसानों की नींद उड़ा रखी है। यहाँ पर 30% 40% फसल हमारी है इस वक्त लग चुकी है, जिसमें से कि वो भी पूरी तरह से बीमारी की चपेट में है। प्रशासन को भी अगवा किया गया था, उन्होंने भी टेस्ट डोज दी थी, उसके उपरांत भी बीमारी में किसी भी तरह का कोई छुटकारा नहीं मिल पाया। तो स्कैब एक ऐसी बीमारी है जो आज अनियंत्रित हो रही है। बागवान लोग हैं इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा है। सेब तुड़ान हो रहा है, हार्वेस्टिंग का समय चला हुआ है, इस टाइम इलाज भी कोई नहीं कर सकते हैं। स्कैब रोग दरअसल एक फंगस है। इसका वैज्ञानिक नाम वेंचूरिया इनक्वालिस है, जो फूल, फल और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पत्तियों और फलों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके चलते पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं, जबकि फलों के रंग और साइज में कमी आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में 1983 के बाद बीते साल कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल ये महामारी के रूप में पैर पसार रहा है। छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सामूहिक तौर पे सभी बागवानों को लगना पड़ेगा, सभी क्षेत्रों को लगना पड़ेगा, सभी साइंटिस्टों को लगना पड़ेगा और सरकार को भी इसमें पूरी संजीदगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो सर्दियों से लेकर सारे पूरे सीजन 1-2-3 साल तक इसका प्रोसेस चलता है। जैसे कि 83 में जब ये हुई थी तो पूरे 90 के दशक तक ये जो चलती रही और इसको कंट्रोल किया। एक अनुमान के मुताबिक स्कैब रोग अब तक 60% सेब बागानों को चपेट में ले चुका है। अकेले शिमला में 1000 हेक्टेयर में फैले सेब बागान इससे प्रभावित हुए हैं। किसानों का कहना है कि इस साल लॉकडाउन और मजदूर न मिलने की वजह से समय पर दवाओं का छिड़काव नहीं हुआ और ये बीमारी तेजी से फैल गई। हालांकि बागवानी विभाग के अधिकारी अब किसानों को सभी जरूरी दवाएं मुहैया कराने का भरोसा दिला रहे हैं। लोगों के पास लगभग एक सप्ताह के अंदर 10,000 किलो दवाई को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से सिलिट या डोडीन और एंट्राकोल प्रोपिनेव करके जो दवाई है हम उसको देंगे। कुछ दवाइयाँ प्रतिबंधित केंद्र सरकार द्वारा की गई हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है और जिन दवाइयों के लिए जो मैंने आपको बताई, जिन दवाइयों को हम ले सकते हैं या प्रतिबंधित नहीं है, अभी हम उन्हीं दवाइयों की ज़्यादा सिफारिश लोगों को कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बागवानी में सेब का हिस्सा 49% और कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 74% है। ऐसे में ये स्कैब रोग प्रदेश की 4500 करोड़ रुपए की सेब इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से योगराज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हिमाचल में सेब के बगीचों में एक स्कैब जो चर्म रोग है उस बीमारी की, ये फंगस की बीमारी की स्थिति बन रही है। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर DR शर्मा शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शर्मा जी इस किसान बुलेटिन में।
ये बताएं कि जो ये सेब में चर्म रोग, जो स्कैब डिजीज़, इस बीमारी की बात हो रही है और जो किसान हैं, बागवान हैं, वो आशंकित हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि अब मॉनसून आ गया और नमी की वजह से ये जो फंगस है ये तेज़ी से फैलेगा। इस पर आपके विभाग की किस तरह की तैयारी और किसानों के लिए क्या सुझाव? ये जो बात हो रही है वो स्कैब रोग की बात कर रहे हैं जी। और स्कैब रोग हार्डली 8 से 10% यहाँ पर है और स्थिति जो काफी नियंत्रण में है। सर, किसान कह रहे हैं कि ये जो है फंगस है एक तरीके का और नमी में ये बहुत तेजी से फैलेगा और फैल भी रहा है, तो इसके नियंत्रण के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी और जो दवाइयाँ हैं उसके इस्तेमाल के लिए किस तरह की एडवाइजरी और उपलब्धता? इसके लिए हमने अभी तक किसानों को 160 मीट्रिक टन से ज्यादा दवाइयां उपलब्ध करवा दी हैं और अब हमारे जो सेब का तोड़ान शुरू हो गया है और लगभग 5 लाख से ज्यादा पेटियां बाजार में चली गई हैं, बॉक्सेस। और इसके अलावा जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर जो तोड़ान है वो भी देर से होना है, वहाँ उनके 2-3 स्प्रे होने हैं और एक स्प्रे शेड्यूल है हमारा जो विभाग के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है, वो उस स्प्रे शेड्यूल के अनुसार वो अपने स्प्रे कर रहे हैं। सर, ये समझना चाहेंगे कि ये बीमारी जो है स्कैब, ये चरम रोग, ये आया ही क्यों? बोला जा रहा है कि 1977 में आया, उसके बाद 1982-83 में। नहीं 1982-83 में आया है जी। ये क्योंकि इस बार तो बारिशें और इसको जो तापक्रम है वो इसके लिए अनुकूल रहा, तो ये कुछ थोड़ी मात्रा में रहता है, स्प्रे करते हैं लोग, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इस बार इसके लिए जो तापक्रम और बारिशें होती रही मई महीने में, वो के लिए थोड़ा इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस, कंड्यूसिव कंडीशंस बनी। लेकिन अब वो काफी नियंत्रण में है, लोग प्रॉपर स्प्रे कर रहे हैं और जहां लोगों ने प्रॉपर स्प्रे को फॉलो किया है वहां पर ये बिल्कुल शून्य के आसपास है। और सेब के साथ जो किसी भी फसल के साथ जाते हैं, सेब की बात नहीं, उसमें बीमारियां और ये चलती रहती हैं, तो ये ऐसी अब चिंता का विषय नहीं है। ये मुश्किल से कहीं 10% है और ज्यादातर ये एवरेज 5 से 6% के बीच में है, जो कोई ऐसी जो खबर आई है सर उसके हिसाब से इतना क्षेत्रफल अफेक्टेड है कि 15% बताया जा रहा है। 1,000 हेक्टेयर 1,000 हेक्टेयर में, और कुल मिला के 15% की बात हो रही है और ये बहुत तेजी से फैल सकता है। 15 अभी नहीं, आगे नहीं फैलेगा क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं। 15% तो कहीं किसी छोटे पॉकेट में है, ऐसे ओवरऑल नहीं है। और ये जो दवाई है वो कितनी सेफ है, कितना सेफ मानते हैं? क्योंकि किसानों को आशंका है कि अगर ये इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐसे पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं जो कि बैन हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ जो स्प्रे कर रहे हैं लोग, वो स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर चला हुआ है और यहाँ इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ये इन्होंने नहीं, काफी सारे ये कंट्रोल नियंत्रण में है ये पूरा। तो आपके मुताबिक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और जो विभाग है वो पूरी तैयारी और पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर लगा हुआ है। हम बिल्कुल, हमने बगीचे के हम वो भी दे सकते हैं फोटोग्राफ। अभी भी मैं एक बगीचे में घूम रहा हूँ और उसमें कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई वो नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छा नियंत्रण है। ओके। और अब आपको दिखाते हैं 2 ऐसे किसानों की कहानी जिन्होंने खूब पढ़ाई की, शहर में नौकरी की कोशिशें भी की, लेकिन गांव में कुछ करने की चाहत उन्हें खेतों तक खींच लाई है और आज खेती से वे लाखों की कमाई कर रहे हैं। स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई, लगातार कमाऊ नौकरी की तलाश, लेकिन अब खेती से ही लाखों की कमाई। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के धौलाना में रहने वाले कृपाल सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है। बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन दिए, कई कंपनियों से अच्छे ऑफर भी आए, लेकिन किसी वजह से जा न सके। अंत में गांव में ही रहने की चाह ने आज उन्हें एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। कृपाल सिंह ने गांव में ही रहकर इलाके की परंपरागत खेती जैसे गेहूं, गन्ना और धान जैसी फसलों पर हाथ आजमाया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कुछ अलग करने का जज्बा लिए वे लगातार कृषि मेले में जाते रहे और आज उसका नतीजा सामने है। जॉब के चक्कर में पहले तो लगा रहा, लेकिन उसमें किसी कारणों से मैं जॉब लगने के बाद में जा नहीं पाया। तो फिर मुझे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं यहीं रह के यहीं कुछ ऐसा नई खेती करूं जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले और आर्थिक लाभ भी
ज़्यादा हो। कृपाल सिंह अपने इलाके के पहले ऐसे किसान हैं जो केले की खेती करते हैं। आज वे करीब 45 बीघे की जमीन पर केले की G9 किस्म के 11,000 से ज्यादा पेड़ों से लाखों की कमाई कर रहे हैं। कृपाल सिंह के मुताबिक 1 बीघे की लागत करीब 20,000 रुपए आती है और फल तैयार होता है 80,000 रुपए का, यानी 1 बीघे में 50 से 55,000 रुपए का मुनाफा। 3 साल पहले और काफ़ी सीखने का प्रयास किया और सीखने के बाद में मुझे सफलता मिल रही है। खेती की तरफ लोगों को आना चाहिए और आर्थिक लाभ कमाना चाहिए। कितने बीघे में ये फसल है जो? सर ये 45 बीघे में है। इसका तो 1 बीघे में कितने पेड़ लगा सकते हैं? 1 बीघे में 250 पेड़। और 250 पेड़ से हमें कितनी अर्निंग होगी? अर्निंग 75,000 रुपये। अच्छा, और यदि हम 1 बीघे में एक ईख लगाते हैं, गन्ना बोते हैं, तो उससे कितनी होती होगी लगभग? उससे लगभग 20,000 रुपये। कुछ ऐसी ही कहानी यूपी के ही अमेठी में रहने वाले किसान रवि शुक्ला की है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गांव में ही खेती शुरू की, लेकिन कुछ नया तलाशते रहे और ये तलाश रेडियो के कृषि कार्यक्रम के जरिए खत्म हुई। प्रेरणा हमको मिली रेडियो के माध्यम से। सीतापुर के एक किसान है RP सिंह जी, उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली। पहले हम सब्जी की खेती करते थे, उसमें भी बढ़िया लाभ था, लेकिन चूंकि इसमें इकट्ठे वार्षिक फसल होती है, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसको किया हमने, इसमें सफल हैं। रेडियो से मिली सीख और प्रशासन से मिली मदद के जरिए पिछले 3 साल से रवि शुक्ला सब्जी की खेती छोड़ केले की खेती कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उन्हें अमेठी में केले की खेती के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला है। टिश्यू कल्चर केले की खेती में जनपद में प्रथम पुरस्कार हमें मिला था। हमने करीब 50 किसानों को जोड़ा है। 50 किसान खेती कर रहे हैं, बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं और प्रतिदिन करीब 1-2 किसान 3 किसान हमसे सलाह लेते हैं फोन से आकर के। खेती में नए प्रयोग करने और जोखिम उठाने की क्षमता से कृपाल सिंह और रवि शुक्ला ने घाटे की खेती को मुनाफे का सौदा तो बनाया ही है, अब वे अपने इलाके के किसानों के लिए एक नजीर भी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से विकास कुमार और अमेठी से अंजनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।